हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम पॉलिटी सेगमेंट के अंतर्गत मूल अधिकारों की बात करेंगे। मूल अधिकार किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करूं बीपीएससी एग्जाम की, तो बीपीएससी एग्जाम में मूल अधिकारों से लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसमें एक क्वेश्चन था अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, और एक क्वेश्चन था ये मूल अधिकार कहाँ से लिए गए। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी खुद में ही इम्पोर्टेंट है, बट इसके साथ साथ पॉलिटी सेगमेंट के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक, फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देखिए फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मूल अधिकार क्या होते हैं, इन्हें मूल क्यों कहा गया। देखिए फंडामेंटल राइट्स ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के भौतिक से तात्पर्य क्या है, भौतिक से तात्पर्य जो भी चीजें विजिबल है, जो भी चीजें हम खरीद पा रहे हैं, ठीक है, खा पी पा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ठीक है ना, गाड़ियां खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यानी कि हमारा भौतिक विकास हो रहा है। हमें जो चीज दिख रही है भौतिक विकास हो रहा है। इसके साथ साथ नैतिक विकास के अंतर्गत जैसे हम शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के साथ हम ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है ना, पूरे समाज को क्या कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, यानी कि हम अपना मोरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि किसी व्यक्ति के नैतिक व भौतिक विकास के उत्थान के लिए जो अधिकार आवश्यक हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल अधिकार। या ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए आवश्यक है तथा जिन्हें किसी संविधान का, किसी का मतलब भारतीय संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मूल अधिकार बोलेंगे। ठीक, तो ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए आवश्यक है तथा ये मूल बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इन्हें संविधान का विशेष संरक्षण भी प्राप्त है, स्पेशल प्रोटेक्शन प्राप्त है। ठीक है, तो वो आगे देखते हैं कैसे प्राप्त है। ठीक है, अब इसके बारे में बेसिक चीजें मैं बताऊं चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मूल अधिकार की डेफिनेशन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों की परिभाषा का वर्णन नहीं किया गया है, बट मैंने मूल अधिकारों की परिभाषा इसलिए बताई क्योंकि अगर कोई आपसे पूछ ले कि मूल अधिकार होते क्या है तो आप बता पाए। ठीक, इसलिए अब देखिए मूल अधिकार मेनली जो लिए गए वो कहां से लिए गए हैं, यूएसए से। भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत से ऐसे प्रोविजन, बहुत से आर्टिकल हैं जो किसी न किसी अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, उनमें एक मूल अधिकार है जो यूएसए से लिया गया है। भारत में कुल 22 भाग पाए जाते हैं। उन 22 भाग में से भाग 3 के अंतर्गत यानी पार्ट 3 के अंतर्गत, भाग 3 या पार्ट 3 के अंतर्गत इन्हें स्थान दिया गया। ठीक, और कुल टोटल कितने भाग हैं, पार्ट अगर मैं बात करूं पार्ट कितने हैं, कुल 22 भाग हैं और आर्टिकल 395 टोटल आर्टिकल। तो ये आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत भाग 3 में यूएसए से ये बेसिक चीजें हमें मूल अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं आगे भारत में कितने प्रकार के अधिकार होते हैं। सबसे बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए। राइट से लीजिए, राइट्स इन इंडिया के अंतर्गत हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए इंडिया में, भारत में मेनली हमें 4 प्रकार के राइट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा कि अभी बताया फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार। तीसरा लीगल राइट, कानूनी अधिकार। चौथा मानवीय अधिकार या ह्यूमन राइट्स। इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स,
थर्ड लीगल राइट्स, एंड फोर्थ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब इन्हें एक एक करके अभी हम देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। चलिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ऐसे अधिकार जो भाग की तथा आर्टिकल 12 to 35 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स ऐसे राइट्स होंगे जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 के अलावा अन्य भागों में किसी न किसी आर्टिकल के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन राइट। कुल मिलाकर के आपको इतना याद रखना है कि भाग 3 के अलावा 12 से 35 के अलावा अगर किसी अन्य आर्टिकल में, किसी संविधान के किसी अन्य आर्टिकल में अगर आपको कोई अधिकार देखने को मिलेगा जो आर्टिकल के अंतर्गत ही होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान। यानी संविधान के अंतर्गत किसी आर्टिकल के अंतर्गत भाग 3 के अलावा जो अधिकार देखने को मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, तो भाग 3 के अलावा एंड किसी न किसी आर्टिकल में वर्ड, किसी न किसी आर्टिकल में लिखा उल्लेख हो, देखने को मिलता है। जैसे बात करूंगा भाग 12, भाग 12 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो क्या होता है? आर्टिकल 300A के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ये कैपिटल ए अगर बना है तो इंडिपेंडेंट आर्टिकल होता है, अगर स्मॉल चे में बनाता है तो वो उसका क्लॉज बनता है। तो ये इंडिपेंडेंट आर्टिकल है भाग 12 के अंतर्गत। ये पहले फंडामेंटल राइट होता था, 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसे डिलीट कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से, और इसे भाग 12 में डाल दिया गया। इस तरीके से किस कैसा अधिकार मिल गया? कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिल गया। इससे पहले मूल अधिकार की बात की जाए तो मूल अधिकार 6 प्रकार के होते थे। राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर करके वो मूल अधिकार, जब मूल अधिकार और मूल संविधान बना था उस समय जो मूल अधिकार थे वो 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा। इस तरीके से मूल अधिकारों की संख्या कितनी रहेगी? 6। वो आगे भी देखेंगे। बात करेंगे लीगल राइट्स की। बेटा लीगल राइट्स क्या होंगे? अगर मैं बात करूं आपके लीगल राइट्स की, तो लीगल राइट्स क्या होंगे? लीगल राइट्स ऐसे राइट होंगे जो न तो किसी संविधान के अंतर्गत किसी आर्टिकल में उल्लेख होगा, ना ही भाग 3 के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, बट जिन्हें संविधान के अंतर्गत रहते हुए विधायिका या संसद किसी नियम या कानून के द्वारा पारित करती है। यानी कि संसद या विधायिका के कानून के द्वारा पारित किए गए अधिकारों को हम क्या बोलते हैं? कानूनी अधिकार। यानी संसद या विधायिका नियम या कानून बनाती है, उनके थ्रू जो अधिकार हम लोगों को देती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? लीगल राइट। तो ये किसी संविधान की देन नहीं है, किसकी देन है? संसद या पार्लियामेंट या विधायिका की देन। अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा मैटरनिटी लीव, यानी मातृत्व अवकाश का अधिकार। मैटरनिटी लीव पहले नहीं था, बाद में संसद के कानून के द्वारा इसे बनाया गया। ठीक है, तो मैटरनिटी लीव का अधिकार आपका किसके अंतर्गत आएगा? लीगल राइट। ह्यूमन राइट्स की बात करें, ह्यूमन राइट्स बाय बर्थ किसी व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त है उन्हें हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। बाय बर्थ जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति को कुछ भी करने की, कुछ भी खाने की, कहीं पे भी जाने की स्वतंत्रता होती है। ऐसे अधिकारों को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन राइट्स। इनके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्राप्त करने के लिए आप सरकार या न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं होते। ये ह्यूमन राइट्स मेनली आपको देखने को मिलेंगे DPSP के अंतर्गत।
कहाँ देखने को मिलेंगे? डीपीएसपी के अंतर्गत, यानी कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, जो संविधान सरकारों को निर्देश देता है क्या कल्याणकारी राज्य बनाने है तो मानवीय अधिकार दें, बट मानवीय अधिकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, किसी सरकार को बाध्यकारी नहीं बनाया गया। जैसे मैं बात करूं राइट टू एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार का अधिकार। फिर आप कहोगे सर लोग रेगुलर बेस पर हमें धरने प्रदर्शन देखने को मिलते हैं रोजगार को लेकर के, तो वो धरने प्रदर्शन इसलिए देखने को मिलते हैं कि जो सरकारें क्या करती हैं, सरकारें वायदे करती हैं, मैनिफेस्टो जारी करती हैं, उसमें वैकेंसी देने की बात करती हैं, वैकेंसी देने की बात करती हैं। देखिए रोजगार देने के लिए आपने कभी सुना होगा कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है कि सर हमें वो सरकार रोजगार नहीं दे रही है तो यहाँ से कुछ कीजिएगा। आप सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। सरकार इसलिए बाध्यकारी होती है क्योंकि आगे उन्हें आने वाले चुनाव जीतने, उन्हें अपनी वोट बैंक बनानी है, इसलिए बाध्यकारी होती है और डीपीएसपी के अंतर्गत उन्हें निर्देश प्राप्त है, इसलिए वो देती है रोजगार। ये मानवीय अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखिए आगे हम एक अधिकार की बात करेंगे। एक अधिकार है राइट टू वोट, जो विवाद का इशू बना रहता है। कोई बोलता है कानूनी अधिकार है और कोई बोलता है संवैधानिक अधिकार है, कोई बोलता है फंडामेंटल राइट है। तो देखते हैं कौन से अधिकार की बात की है? राइट टू वोट। एक एक करके अच्छे से सारी चीजें समझते चले। देखिए राइट टू वोट में दो पॉइंट है इसमें। देखिए आर्टिकल 326 है, आर्टिकल 326 है। तो आर्टिकल 326 क्या कहता है? आर्टिकल 326 ये कहता है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र कितने से ऊपर है? 18 वर्ष, उसे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 या उससे ऊपर है, या उससे ऊपर है, उसे किसका अधिकार होगा? मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार होगा। आप आर्टिकल 326 खोलेंगे तो उसमें कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है। केवल क्या लिखा मिलेगा? ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है। ठीक है, एक कानून संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया था, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट आरपीओ 1951। तो इसमें बात की गई थी, इसमें बोला गया था कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है उसे मतदान करने का अधिकार होगा। तो आरपीए रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट क्या कहता है? ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है उसे मतदान करने का अधिकार होगा। आरपीए क्या है? ये कानून है, इसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वो मतदान कर सकता है। लेकिन आर्टिकल के अंतर्गत कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि किसी व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है। तो इस तरीके से ये जो राइट टू वोट है वो कैसा राइट बनेगा बताइए? ये बनेगा आपका लीगल राइट।
ठीक है, तो ये भी डाउट हमारा क्लियर होगा। और भी ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो कई ये केस है, वो आगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे देखते चलेंगे। ठीक है, क्लास को समापन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेनली राइट्स जो हमें देखने को मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो कितने हैं। मैंने आपको बताया कि इनिशियल पीरियड में राइट्स कितने थे, 7 थे। बाद में 44th अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एक्वाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ये हटा दिया गया, तो वर्तमान में कितने राइट्स बचे हैं, केवल 6। ठीक है, तो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार, ये आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, बात करेंगे राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। यह आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल, अरे ये यहाँ पर ये गड़बड़ हुआ है, टोटल अधिकार देखने को मिलते हैं। राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 to 18, वो मैंने मूल अधिकार की पूरे लिखी। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 to 22। ठीक है, और इसी के अंतर्गत एक इंडिविजुअल आर्टिकल और आर्टिकल 21A, तो आर्टिकल 21A राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ही डाला गया है, जो किसकी बात करता है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसे 86th अमेंडमेंट के द्वारा 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कितने राइट हो गए, 1 2 3। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हैं आपके आर्टिकल 23 and 24। इसके बाद आता है आपका राइट टू रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन, ये आपका देखने को मिलेगा आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। ठीक है, आफ्टर दैट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, लास्ट आर्टिकल यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 32 के लिए। ठीक, तो पहला राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 and 24, राइट टू रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 and 30, और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो इस तरीके से 6 प्रकार के राइट हमें देखने को मिलते हैं, इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर आपने बताया था आर्टिकल 12 to 35 होते हैं फंडामेंटल राइट, लेकिन यहाँ तो आपने 14 से शुरू किया 32 पे खत्म कर दिया, 31
कहाँ गया? तो 31 तो मैंने आपको बताया था वो डिलीट कर दिया गया और कहाँ डाल दिया गया? आर्टिकल 300 के अंतर्गत डाल दिया गया। ठीक, देखिए अब आर्टिकल 12, आर्टिकल 33, 34 और 35 ये खुद में फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे बट फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, इसलिए फंडामेंटल राइट के अंतर्गत इन्हें हम पढ़ते हैं। अब होते क्या है उन्हें हम देखेंगे। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन बताएगी, स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, तो एक एक करके इन्हें हम देखेंगे। जो बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको सारे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको उठ सकता है कि सर यहाँ पर जब आर्टिकल 21 के राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन डाल दिया गया था, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यहाँ पर फिर से एजुकेशन राइट की क्यों बात हो रही है? तो उसका आंसर ये है कि जो आर्टिकल 21 ए है ये सभी के लिए, ये सभी के लिए शिक्षा के अधिकार की बात करता है, इस सभी के लिए। बट अगर हम बात करें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की, तो ये क्या है? माइनॉरिटी की बात कर रहा है, मेनली किसकी? यानी कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की बात करता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक क्लास पसंद आई होगी। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट का नेचर क्या होता है, इसको किस तरीके से स्पेशल प्रोटेक्शन प्राप्त है, फिर आर्टिकल 12 क्या होता है, आर्टिकल 13 क्या होता है, 13 के क्लॉज 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2, एक एक करके विस्तार पूर्वक हम देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।